अस्सलाम वालेकुम। ज्वाइंट सेशन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। इस प्रोग्राम की मुस्तकिल मेज़बान आयशा नाज छुट्टियों पर है, उनकी गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम मैं होस्ट करूंगा। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया है मारूफ तज्ज़ियाकार राना मुबशर साहब ने, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने। सर वेलकम टू द शो। और हमें मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। और साथ ही साथ हमारे आज के सेशन में माहिर क़ानून मोहतरम बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब भी मौजूद हैं। आप सब लोगों को खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक अरसे से हम ये बात सुनते आए हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। हुकूमत में हों तो ये नाजुक दौर चल रहा होता है, हुकूमत से जाने वाले हों तब ये नाजुक दौर गुजर रहा होता है। इलेक्शंस होने वाले हों तब भी मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, और इलेक्शंस के बाद जब नई गवर्नमेंट बन जाती है तब भी मुल्क नाजुक दौर से ही गुजर रहा होता है। आज भी ये मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से ही गुजर रहा है, क्योंकि एक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है और वज़ीर आज़म ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील कर देंगे। उन्होंने क्या कहा, पहले वो देख लीजिए। 9 तारीख को असम्बली को डिसॉल्व कर दूंगा, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और फिर इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ इंशाल्लाह जल्द आएगा और पाकिस्तान की तकदीर आके बदल देगा इंशाल्लाह। इलेक्शंस की तैयारियों के हवाले से भी बात हो रही है, और आइन में बड़ा क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि अगर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिनों में इलेक्शंस होने चाहिए, और अगर अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती, पहले तहलील हो जाती है, तो 90 रोज़ में इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन ये मामला तो बहुत आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अब आपको क्या लगता है, अब एक नया आईनी बहरान जन्म लेने जा रहा है, और क्या ये मामला भी अब अदालतों में तय होगा? देखें, आईनी बहरान तो बड़े अरसे से इस मुल्क में चल रहा है। इस मुल्क में अदालत की बात नहीं मानी जा रही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डायरेक्ट वायलेशन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट किसी को शो कॉज नोटिस देने की पोजीशन में नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जी आईनी बहरान पहले नहीं था, आज आ गया है। इस मुल्क में आइन के साथ खिलवाड़ बड़े अरसे से चला आ रहा है, और हम सब तमाशाई बन के बैठे हुए हैं, और बल्कि हम इतने बेबस हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की डायरेक्ट वायलेशन हो रही हो, और एक लोअर कोर्ट के ऑर्डर की डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो, और दूसरा भी अवाम से आप पूछें कि अवाम के अंदर इस मुल्क के इदारों के बारे में क्या राय कायम हो चुकी है, तो हम तो कंट्रोल रूम टेम्परेचर में बैठ के बातें कर सकते हैं कि जी मुल्क में आईनी बहरान है। मुल्क बिल्कुल ही फारिग हो चुका है। इस मुल्क में कोई आईनी इदारा काम नहीं कर रहा। लेकिन बैरिस्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने डिजिटल मर्दमशुमारी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। आप समझते हैं कुछ होगा अदालत से? देखें ना, अदालत के ये तो मर्दमशुमारी का जो मैंडेट है, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। ये इस पे तो बात बाद में होगी, जब इलेक्शन में आइन इतना क्लियर है कि आपने दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज का इलेक्शन कराना है। वो बात आपने किसी ने नहीं मानी, तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसके बारे में पिटीशन लेके चली भी जाती है, तो आपके ख्याल में हु इज गोइंग टू डिसाइड? और अगर डिसाइड हो भी जाता है तो हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट? इस मुल्क में हमें तो, मेरे ख्याल में हम पता नहीं किस चीज पे बैठे हुए हैं कि हमें नजर ही नहीं आ रहा है कि इस मुल्क में कोई भी आईनी इदारा, अभी एक ही इदारा है जिसकी सिर्फ चल रही है, और वो अपनी मनमानी कर रहा था। लेकिन अभी हमें थोड़ी सी ज्यादा समझ आ गई है, और एक ही एस्टेब्लिशमेंट है, जिसका जी चाहता है वो करी जा रही है। बाकी तो और कोई है ही नहीं ना उसके पास। उसको जस्टिफाई करने के लिए, उनके गैर आईनी इकदाम को जस्टिफाई करने के लिए हम बहुत सारी कहानियां गढ़ लेते हैं। लेकिन हर बंदे को पता है, एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं किसको क्या बताऊं? मुझे 27 साल हो गए इस शोबे में, मैं किसी को क्या बताऊं? मैंने तो अपनी किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं। तब हम क्या करें? वो जो मंथली डाइजेस्ट आते हैं वो बच्चों ने पढ़नी छोड़ दी है इस मुल्क में। बैरिस्टर साहब, आपने बिल्कुल ये ठीक बात कही है कि इस मुल्क में अब कुछ नजर तो नहीं आ रहा, जैसे कि अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है, आइन की खिलाफ वर्जियां भी हो रही हैं। लेकिन मुर्तज़ा सुलंगी साहब, लेकिन एक चीज तो नजर आ रही है, वो ये है कि इलेक्शंस लेट हैं, इलेक्शन अपने वक्त पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। फिर इस साल इंतखाबात की उम्मीद हम फिर ना ही रखें? देखें,
ये साल जो है वो अब इसमें मज़ीद कितना अरसा रह गया है, 4 महीने, तो ये साल पूरा साल तो नहीं पड़ा। तो अगर फरवरी में आप इलेक्शन होते हैं जैसा कि कहा जा रहा है, तो पहले भी थोड़ा बहुत ताख़ीर से इंतखाबात हुए हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, और शायद इसी वजह से आपके आइन में एक आर्टिकल है 254, वो इसीलिए है कि कोई कानूनी काम जो किसी ख़ास मुद्दत में करना हो, अगर वो उस मुद्दत में ना हो सके उसके बाद किया जाए तो वो काम गैर कानूनी नहीं हो जाता। अब ये जो वकला हजरात हैं वो जाएं अदालत में, अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं, लेकिन अदालतों से हमेशा इंसाफ तो नहीं मिला। इसी पिछले साल की बात है कि साबिक वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली तहलील कर दी ऐसे वक्त में जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, और बाद में इसी अदालत ने इत्तफ़ाक़ राय से कहा, कोई तकसीम नहीं थी, कि यह गैर आइनी अमल था। उस गैर आइनी अमल की पहले तो डिक्टेटर्स असम्बलियाँ तहलील करते थे, यहाँ पर आपके एक मुंतखब वज़ीर आज़म ने असम्बली गैर आइनी तौर पर तहलील कर दी, उनको कोई सज़ा मिली? इसी अदालत ने 63A की जो तशरीह की, आप ही के कानूनदान हजरात कहते हैं कि उन्होंने आइन को दोबारा तहरीर कर दिया। क्या अदालत के पास ये अख्तियार है आइन को दोबारा तहरीर करने का? तो हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मुझे अंधेरा नज़र नहीं आ रहा। हमारे आइन के प्रियम्बल में, तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे, यही इस मुल्क का मुस्तकबिल है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इन मुश्किलात से निकल जाएंगे। आप तो काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि मुश्किलात से निकल आएंगे, लेकिन जनरल साहब आपको क्या लगता है कि एक और आइनी बहरान और बहरान दर बहरान कोई हल? देखिए, मसला शायद इससे बड़ा है। मसला यह है कि आपकी जितनी पॉलिटिक्स अगर आप देखिए, काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ, बार बार इसका जिक्र भी कर रहा हूँ, ये जाके अदालतों में फंस के रह गई है। और जब अदालतें सियासी फैसलों में मुलवस होंगी या मुलवस की जाएंगी, शायद लफ्ज़ गलत है, लेकिन जब वो इसमें इन्वॉल्व होंगी तो लामहाला इसमें कोई शक नहीं होगा कि वो उनके ऊपर उंगलियाँ भी उठेंगी, आवाज़ें भी उठेंगी। हर फैसले को कोई जस्टिफाई करेगा, कोई इसके खिलाफ जाएगा। अव्वल तो ये है कि जो हमारी जो पॉलिटिक्स ने मैच्योर होना था ओवर द ईयर्स, हम उससे बहुत पीछे रह गए। अगर ये मैच्योर हो जाती तो बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जो पार्लियामेंट में और हमारे अवामी नुमाइंदे मिल के हल कर सकते थे। दूसरी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारी ये है कि जिन मुंतखब नुमाइंदों को हमने जिस काम के लिए भेजा है, बदकिस्मती से वो अपना काम कर नहीं पा रहे। जो हमारी इज्तिमाई दानिश जिससे हमें तवक्कुफ़ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जिस साहब सुरंगी साहब भी कह रहे थे कि मुल्क को चलाएँगे, वो इज्तिमाई दानिश का जो मुज़ाहिरा है, जो वो देखने में आता है, उससे बड़ी तकलीफ़ होती है इंसान को कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी मुल्क के मुस्तकबिल के फ़ैसले करने हैं। वो आपकी कानून साजी देख लीजिए किस तरीके से हो रही है, पिछले चंद दिनों से जिस तरीके से हुई है, उसको छोड़ दीजिए। पिछले जो बजट जिस तरीके से पास हुआ है उसको आप देख लीजिए। तो ये जो सारा कुछ जब आप देखते हैं तो फिर आपको ये भी नज़र आता है कि जिन लोगों का काम है मुल्क चलाना, जब वो खुद ही अपना काम ठीक नहीं कर रहे तो फिर बाकी लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? आप जब ये सारे मसाइल अदालत में लेकर चले जाएंगे, अदालतें अपने फैसले करेंगी, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे होगा, काम होगा, वो कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। जो पिछले 2 सूबाई असम्बलियों की बात की गई, जब उनको लटका के हम यहाँ तक ले आए हैं और उसको हम समझते हैं कोई इस पर कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं हुई, यही हुकूमत तो उसको जस्टिफाई भी कर रही थी। अब यही हुकूमत कुछ और जो बयान लेके आ जाएगी उसको भी जस्टिफाई कर देगी। अगर हमने आइन को इसी तरीके से इसमें इतनी ज़्यादा जो है इलास्टिसिटी लेके आ जाएंगे तो फिर देखिए मामलात मुल्क के ठीक नहीं चल सकेंगे। हमें इस बारे में बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। जो आइन के खालिक थे या जिन लोगों का ये ख्याल था, उनको अगर आप आज का पाकिस्तान दिखाएंगे और जो आइन में तरमीम करके, जो कानून में तरमीम करके जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, तो शायद वो ख़ुद भी इस आइन को मानने से इनकार कर देंगे। तो बदकिस्मती हमारी ये है। और इस बड़े सारे सिस्टम में हमें देख के ये सोचना पड़ेगा कि जो लोग भी हमारे यहाँ हुकूमत के दावेदार हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या वो इतनी मैच्योरिटी का मुजाहरा कर पाई है या वो सिर्फ अपने ज़ाती लिमिटेड मफादात के खिलाफ खातिर ही सब कुछ कर रहे हैं? कानून साजी भी उसी खातिर हो रही है। तो क्या इससे पाकिस्तान आगे जा सकता है? आज लेकिन जनरल साहब बात यह है कि हम देखते आए, सुनते आए, सब यही कह रहे थे पीडीएम के तमाम रहनुमा के जी इलेक्शंस अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, और चंद दिन पहले
ये मर्दमशुमारी वाला फैसला जो है मंजूरी जो उन्होंने दे दी है, आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शंस डिले होते हैं, जो कि नज़र भी आ रहे हैं, इससे फ़ायदा किसका है, किसको सूट करता है ये? एक का मतलब पाकिस्तान को तो सूट नहीं करता, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। सूट किसको करता है? फ्रैंकली स्पीकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप देखते हैं तो पीडीएम की जो हालत है, वो जो हुकूमत करके अभी वापस अवाम में जाने की तैयारी कर रही है, वो क्या लेके जाएगी अवाम के पास? उनके पास है क्या अवाम को देने के लिए? जी, जिस महंगाई का शिकार है हमारे अवाम, जो हालात हैं आपके लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन के, आपने कल ट्रेन का हादसा देखा, अल्लाह ताला रहम फरमाए, इसका तो शदीद हादसा था। और निगलेक्ट क्या थी उसमें कि जिनको आपने आयरन स्टील प्लेटों से पट्टियों को जोड़ना था, वो लकड़ी से जोड़ी हुई थी। अब उसका कौन जिम्मेदार है? इतनी जानें जो चली गई, इतने हादसे हुए, हमने क्या किया? उस दौरान जब ये हो रहा था, हमारे वज़ीर-ए-आज़म माशाल्लाह कसूर में बड़ा एक जलसा कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं जो डिस्कनेक्ट देख रहे हैं क्या है हमारा अवाम का और हमारे जो इशराफिया है, जो हुकूमत है उसका। इस सिलसिले में जो आप ये देखते हैं, इलेक्शन आपके कल हों, 6 महीने बाद हों, 10 साल बाद हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क उससे पड़ेगा कि जब आप सही नुमाइंदे, सही अपनी ज़ात से उठकर सोचने की बात करने वाले होंगे, काम करने वाले होंगे, कोई बात होगी। वरना अगर इन लोगों को लेके आना है तो फिर रहें ना रहें, मुझे ज़ाती तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अहम नुकता आपने उठाया जनरल साहब। अच्छा राना मुबशर साहब, हम देख रहे हैं कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल में तो इत्तफाक राय हमें नज़र आ गया हैरान कुन तौर पर, लेकिन ये कैसा इत्तफाक राय था जिसमें इख्तिलाफ राय भी साथ ही नज़र आ गया? आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की जो जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं, वो गुड कॉप बैड कॉप के चक्कर में पड़ी हुई हैं और इससे कुछ हासिल करना चाहती हैं? अब देखिए इमरान, गुड कॉप बैड कॉप तो आज से नहीं हो रहा, पिछले 16 माह से हो रहा है, ठीक है। और वो असेंबली में हमें नजर आ रहा है। और राजा रियाज बेचारे जो हैं, जिनको कोई पछाड़ता भी नहीं है, उनकी जो हालत है वो सबके सामने है। तो वो गुड कॉप बैड कॉप ही है, इसमें तो कोई चीज ऐसी ढकी छुपी रही नहीं और पहले दिन से नहीं रही, इसमें तो कोई शक नहीं है। सो इट्स लाइक एक ऐसे आपने एक फिगर रखा हुआ है, सामने रखा हुआ था। आपने वैसे और अभी भी राणा साहब आपने बहुत इजी लिया हुआ है राजा रियाज साहब को, उनकी मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म लगना है, और वो ये भी कहते हैं 10 साल तक इंतखाबात ना हो तब भी ठीक है। नहीं आप देखें ना, अब आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैं बिल्कुल हल्का नहीं ले रहा राजा रियाज साहब को। राजा रियाज साहब को मैं कैसे हल्का ले सकता हूँ? राजा रियाज साहब खुद अपने आप को हल्का लेते हैं और उनको हल्का समझते हैं उनके कुलीग। और देखें ना, अभी उन्होंने जो करनी थी मुशावरत, वो लास्ट वर्किंग डे जो था पिछले वीक का, उसमें उनको बिल्कुल किसी ने पूछा ही नहीं। और उन्होंने जनाब पसीनों पसीन हुए थे वो, और वो कह रहे जनाब कि हम जनाब मंडे को फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। पता कि उनको छोड़ दे, उन बेचारों को आप ऐसी ना तंग करें। मुझे उन पे थोड़ा सा तरस आता है। अच्छे आदमी है, नफीस आदमी है, ज़रा खुश रहने वाले आदमी है शाम को, लेकिन वो पॉइंट ये है कि उनको बेचारों को कोई नहीं पछाड़ता, ठीक है। और ना उनको कोई सीरियसली लेता है, और ना उनके कहने से या उनके नाम देने से कुछ भी नहीं होगा। तो वो ऐसे बेचारे, वो एक रबर स्टैम्प की तरह उनका एक किरदार है, वो उस पर रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि देखिए इलेक्शंस की आप बात कर रहे थे, सब हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ, कि इलेक्शन जो है आपको नजर आते हैं डिले होते हुए। मेरा जाती ख्याल है, मैं कोई किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि ठीक है, वो तो सबको नजर आ रहा है इलेक्शंस डिले होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता ये है कि जब इंडिया में इलेक्शंस होंगे, खत्म हो जाएंगे इंडिया में इलेक्शंस अगले साल 2024 में ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर में खत्म होंगे, क्योंकि उनका जरा प्रोसेस जो है थोड़ा सा जरा लंबा होता है, वो थोड़ा सा खिंच जाता है, थोड़ा सा उनका लंबा प्रोसेस होता है इलेक्शंस का। मुझे लगता ये है कि इंडिया में इलेक्शन जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो होने जाएंगे। मुझे लगता है दिस इज माय गट फीलिंग। देखिए उसकी वजूहात है, उसकी वजह ये, जनरल साहब विल प्रोबेबली बेल मी आउट इन दिस वन, क्योंकि होता ये है कि पाकिस्तान बैशिंग जो है ना इंडिया में इलेक्शन से पहले, वो ठीक है जलसे जुलूसों की हद तक तो ठीक होती है, लेकिन उससे पहले जो है ना वो कुछ ना कुछ एडवेंचरिज्म भी करने की कोशिश करते हैं इंडिया वाले। और वो एडवेंचरिज्म जो है ना उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको उसके आगे ढाल बनने के लिए मेरे ख्याल में इलेक्शन मोड में नहीं जाया जाएगा। तो इलेक्शन मोड में उस वक्त जाया जाएगा जब इंडिया में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, ताकि वो इस किस्म का कोई एडवेंचरिज्म पाकिस्तान पे ना कर सके, यानी कि मूडी कोई इलेक्शन से पहले यहाँ पे एडवेंचरिज्म ना कर सके। सो इसलिए मुझे लगता ये है कि इंडिया के इलेक्शन के बाद
वो जनाब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मोड में जाएगा पाकिस्तान, और फिर उसके बाद इलेक्शंस होंगे। ये बड़ी खबर है अब मेरे नज़दीक, और मेरा अपना एनालिसिस है। मैं आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बेसिस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, दिस इज माई गट फीलिंग, ठीक है। तो मुझे लगता ये है कि जनाब इलेक्शन जो है इंडिया के इलेक्शन के बाद होंगे। तो राणा साहब, आपके इस तज्जिए के अंदर बड़ी बड़ी खबरें हमें मिल जाती होती हैं, और आप ही ने काफी अर्सा पहले ये कह दिया था कि 90 रोज में इलेक्शंस आपको भी नजर नहीं आ रहे, और जब सब लोग ये कह रहे थे 60 दिनों में इलेक्शंस हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इस अभी हमें थोड़ी सी ब्रेक के बाद भी अगर इंडिया के इलेक्शंस के बाद भी अगर इमरान इलेक्शंस हो जाए ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी मेरे ख्याल में। इतनी जल्दी क्या है आपको इलेक्शन में? मतलब इलेक्शन का जो आपने यही चीजें रिपीट होनी है, यही लोग वापस आने अगर हों, तो फिर आपने इतनी जल्दी क्या? उनको जरा थोड़ा वेकेशन में जाने दें इन लोगों को, थोड़ा सा जस्ट गिव देम अ ब्रीदिंग स्पेस, जरा थोड़ा सा अपने आप को सीधा कर लें। तो लेकिन राणा साहब, इतना डिले ना हो जाए ना कि इलेक्शंस की तलब ही बाकी ना रहे किसी में। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आपकी खिदमत में, वो ये कि आपके ख्याल में ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, ये जो मर्दमशुमारी वाला मामला है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को मुअत्तल कर सकती है आपके ख्याल में? सुप्रीम कोर्ट के पास तो मैंडेट है ना, इसको कलअदम खत्म कर सकती है, उसको डिसमिस कर सकती है। मेरा जो पॉइंट है वो दैट इज फर्दर टू दैट इशू जी। पूरी लिटिगेशन होगी, बहुत बहस होगी, बहुत सारी पार्टियां उसमें एप्लीकेशन डालेंगी और 2-3 महीने की बहस होगी, ऑर्डर भी आ जाएगा, तो उसके बाद वो आपका जो मकसद है वो पूरा हो चुका होगा। तो मतलब मकसद क्या है कि आपने इलेक्शन को डिले करना है और जितना पॉसिबल हो सके डिले करना है, और अगर इलेक्शन कराना भी है तो 2000 का इलेक्शन कराना है जिसमें पुलिस पार्टीज इन्वॉल्व ना हो, मतलब 2-4 किस्म के बंदे हों, एक खास किस्म के तबके के लोग हों जिनको आप किसी वक्त भी उनके बाजू मरोड़ के उनसे कोई भी काम करा सकते हैं। तो अव्वल तो इलेक्शन हो नहीं रहा, इलेक्शन हुआ भी तो वो 2002 वाला इलेक्शन होगा जिसका ना सर होगा ना पैर होगा। तो एवरी अटेम्प्ट हैज बीन मेड थ्रू द पार्लियामेंट, थ्रू द कोर्ट एंड थ्रू सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी कि ये इलेक्शन रेलेवेंट नहीं रहे, इलेक्शन होने नहीं चाहिए, उनका कोई फायदा नहीं है, वही लोग वापस आ जाएंगे। तो फिर मेरे भाई एक डिसाइड कर लेना, वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लें कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, ताकि हमें वो जो आप वाली है ना कि हमें इस चीज का इदराक ही ना हो कि यार हम इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदे आगे भेजेंगे, वो हमारे लिए लेजिस्लेशन करेंगे, जो कि उन्होंने कभी नहीं की। तो ये हमारा जो थोड़ा बहुत भरम है इसको खत्म ही कर दें, इसको फारग ही कर दें। आप हमें आपने एक किस्म का ड्रामे के पीछे लगाया हुआ है। शोएब साहब, अब इलेक्शंस तो होने हैं, अब कब होते हैं ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ डिले तो उसमें आ गया हुआ है। लेकिन उससे पहले निगरान हुकूमत जो है वो बननी है, निगरान वजीर आज़म कौन होगा, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ वेलकम बैक। ही निगरान हुकूमत आने वाली है, उससे पहले फैसला होगा, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मिलकर ये तय करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, और फिर निगरान हुकूमत कितनी देर तक क़याम करेगी और कितना लंबा ये प्लान होगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अब आपके तज्ज़िये से पहले आपके पास यकीनन खबरें भी होती हैं, आप ये बताइए निगरान हुकूमत के हवाले से अभी तक क्या बात चल रही है, कितना फैसला हो गया, और ये डिसाइड किसने करना है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, और ये भी बता दें फिर लगे आती कि निगरान वज़ीर आज़म होगा कौन? देखें, रस्मी तौर पर तो ये फैसला शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने करना है जी। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो पहिए के अंदर एक पहिया होता है, तो जाहिर है छोटा भाई बड़े भाई से पूछे बगैर तो फैसला नहीं करता। और जब राजा रियाज से बात करेंगे, जिन्होंने पहले ही ऐलान किया है कि वो नून लीग की निशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो आईने में खड़े होकर एक तरह से अपने आप से ही बात कर रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जितने नाम आए हैं, मेरा ख्याल ये है कि उनमें से कोई भी नहीं होगा। अब राना सनाउल्लाह ने हमारी एक मुश्किल तो आसान कर दी है कि कोई सियासतदान नहीं होगा, तो फिर ये जो कैटेगरीज़ हैं, माहिरीन माशियात, अहम जो नुमायाँ जो शहरी हैं और जो लोग हैं जिनमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, ये सारे नाम लिए जा रहे हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नाम मीडिया के अंदर आ रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं होगा। तो सोलंकी साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया है, अब उन्होंने सिर्फ बताना है शहबाज शरीफ को और फिर आगे तो राजा रियाज साहब ही हैं? फिर देखें, जितना वक्त रह गया है उसमें ये सोचना कि उन्होंने फैसला नहीं किया होगा, ये कुछ गैर मंतकी सा लगता है। तो मुझे लगता है कि इन अफवाहों में कुछ हकीकत है कि उन्होंने फैसला कर लिया है। तो मेरा ख्याल ये है कि आज रात तक या कल तक जो है वो छोटे भाई को बता देंगे। राइट। 36 घंटों में, आइंदा 36 घंटों में वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान बड़ी अहम मुलाकात होने वाली है। सभी नज़र जो है इस मुलाकात में है, क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला जो है वो इसी मुलाकात में हो जाना है। लेकिन राना साहब, आप तो पहले से ही कह रहे थे हफीज़ शेख, आपको कैसे पता था ये नाम भी शामिल है? और हर तरफ से आवाज़ तो यही आ रही है हफीज़ शेख की। देखिए, हफीज शेख साहब जो हैं, मैं आपको बता देता हूँ, हफीज शेख साहब से कांटेक्ट किया गया था और हफीज शेख साहब से कुछ अर्सा पहले ये जीरो इन हो गया था ये नाम, और ये तकरीबन फाइनल हो गया था। लेकिन हफीज शेख साहब की कुछ ख्वाहिश थी, एक आध ख्वाहिश थी, और उसको एड्रेस करना बाकी था, और उसके बाद फिर स्टेलमेट हो गया था। फिर उसके बाद ये नाम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्टेलमेट होना शुरू हो गया था। नाउ अब ये जो ख्वाहिश थी हफीज शेख साहब की, वो उस पर उसको मान लिया गया या वटेवर, क्योंकि वो ख्वाहिश ये थी प्रोबेबली अलेजेडली रिपोर्टेडली कि वो 3 महीने के लिए नहीं आना चाह रहे थे। तो अगर वो ख्वाहिश उन पे मान ली गई है तो दैट मीन्स के इलेक्शन डेफिनेटली डिले होने, जैसे कि अब सब कह रहे हैं। लेकिन मेरा तो ख्याल ये है कि अगले साल भी इंडिया में इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। बहरहाल एनीवेज, तो हफीज शेख साहब इज वेरी मच देयर, जो कि फिजल आउट हो गए थे, वेरी मच देयर इन द गेम। नाउ एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जरा जहन में रख लीजिएगा, नाम जो है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हुआ है, आज का नहीं हुआ, वो पिछले कई हफ्तों से डिसाइड हो चुका हुआ है। ठीक है, मैं बार बार कहता रहा हूं, पहले भी कहता रहा हूं कि जनाब नाम डिसाइड हो चुका हुआ है। ये सिर्फ यहाँ पे पल्स लेने के लिए, हमारा फीडबैक लेने के लिए हमें सिर्फ ये कहा जाता है और हमें फ्लोट किए जाते हैं मार्केट में नाम, लेकिन नाम एक्चुअल जो नाम है केयर टेकर वजीर आजम का वो फाइनलाइज हो चुका है, कुछ हफ्ते पहले से हो चुका हुआ है। और वो नाम नहीं है जो कि अभी तक सामने आया है। ये मैं नहीं कह सकता, आई कैन नॉट से दैट, बट इसमें एक और नाम मुसद्दक जिलानी साहब जो है, मुसद्दक जिलानी साहब का नाम बड़ा सीरियस है, और मुसद्दक जिलानी साहब जो है वो एक बहुत सीरियस जी तसद्दुक जिलानी जी बिल्कुल सामने आ सकते हैं। जी तसद्दुक जिलानी साहब, तो वो तसद्दुक जिलानी साहब जो है उनका नाम भी बड़ा सीरियसली आ सकता है, और वो सामने उनको भी सीरियसली लिया जा सकता है। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार कहता रहा, प्रोबेबली शायद किसी ने सुन ली, मैं यही कहता रहा कि पॉलिटिशियन मत लेके आए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन अगर वजीर आजम हुआ केयर टेकर, तो जो इंतखाबात जब भी होंगे, चाहे अगले साल हो चाहे 6 माह बाद हो, उस पर क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा, क्योंकि वहां पे ये कहा जाएगा कि ये पीपल्स पार्टी का आदमी था, ये नून लीग का आदमी था, ये JUI का आदमी था, वट। सो उस पर उसको मत लेके आए, आप किसी ऐसे शख्स को लेके आए जो कि न्यूट्रल हो और उसकी एफिलिएशन एज सच ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एज सच किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना हो। राइट। तो वो अगर आई थिंक सेंस हैज प्रिवेल्ड और ये वो शख्स लेके आ रहे हैं जो कि जनाब किसी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है इसका, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन। राइट, ये बेहतरी आ सकती है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं उठेंगे, मिनिमाइज हो जाएगा प्रेशर, जो भी रिजल्ट आएंगे आइंदा इलेक्शंस के बाद। वो प्रेशर जो होता है ना कि जनाब मैं नहीं मानता जी, जो मर्जी इलेक्शन दे रिजल्ट आए ना, मैं नहीं मानता इसको, तो वो जो हार जाता है वो यही करता है। तो उस प्रेशर को मिनिमाइज कर दिया जाएगा अगर कोई आदमी इसी तरह जैसे कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल नहीं होगा, वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, इट विल बी इन अ गुड टेस्ट। राइट, ठीक है जी, अभी ये फैसला होना है और कुछ मजीद नाम भी सामने आ रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक वेलकम बैक। अभी तक के जो नाम सामने आए हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, पहले तो हफीज़ शेख, फिर इसहाक डार का नाम भी सामने आया था, शाहिद खगान अब्बासी का नाम सामने आया, अब एक और नाम भी सामने आया, वो है मखदूम अहमद महमूद का। तो जनरल साहब, आपके ख्याल में इनमें से कोई आपको निगरान वज़ीर-ए-आज़म नज़र आ रहा है? आपने पहले भी कहा था कि पता नहीं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म भी पता नहीं आता या नहीं आता, तो ये इसकी ज़रा थोड़ी सी हमें डिटेल्स आप शेयर करेंगे।
तो देखिए, एक लतीफ़ा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि इस्लामाबाद में तकरीबन 100 से ज़्यादा मर्द हजरात हैं जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की एप्लीकेशन लेके फिर रहे हैं। वाह। ख़वातीन इसके अलावा हैं। एक और लतीफ़ा मैं आपको सुना दूँ। पाकिस्तान का सेंसस जो अभी अगले दिन अप्रूव हुआ है, कराची में जिस दिन ये पहली रिपोर्ट आई थी ना, उससे लेके आज तक रीकाउंटिंग करते करते इस वक्त तकरीबन कोई 8 करोड़ वोटर ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको अंदाज़ा 8 करोड़ की आबादी बढ़ गई है। सॉरी, 8 करोड़ मैं कह रहा हूँ, तकरीबन 7.5 इस किस्म की फिगर है कोई, जिससे वहाँ पे सारे सेंसस का जो नतीजा वो उलट होकर रह गया है। लगता यूँ है कि ज़ीरो तो इंडिया ने याद किया था, मैथ्स जिसका हम दावेदार थे, हमें अभी तक मैथ्स ही हमारा सही नहीं है। वो 3 काउंट्स हो चुके हैं अभी तक वहाँ पे, और उसके बाद भी अभी तक मैं शायद फाइनल नहीं हुआ। ये आपके सेंसस भी चैलेंज हो जाएगा। इसलिए चैलेंज हो जाएगा कि 2 सूबों में जो नुमाइंदा हुकूमत है वो नहीं है। सोलंकी साहब अगले दिन बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे कि जो CCI है वो तो जो आपकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो होने चाहिए ना, वहाँ पे 2 पे नहीं थे ये। बहरहाल जो भी होगा ये, देखिए जो नाम अभी सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये सारे नाम इनमें से शायद ही कोई वहाँ तक पहुँच सके। मखदूम साहब बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, लेकिन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंकेज है पीस पार्टी के साथ, इसलिए वो इसलिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मेरा ख्याल है ऐसे काउंटरवेट रखा गया है। अगर नून लीग कुछ नाम देगी तो साथ ये नाम आ जाएगा, लेकिन शायद नाम पहले ही फाइनल हो चुके हैं। दुबई में इतनी मुलाकातें हुई हैं, वो इसीलिए हुई हैं नाम फाइनल करने के लिए, और बाकी जहाँ से और इनपुट लेनी चाहिए वो मेरे ख्याल मिल गई है। तो नाम तो आ जाएगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म का आपके लिए, लेकिन हम उसे करना क्या चाहते हैं, मसला मेरा सिर्फ इतना है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि हम इस स्टेज तक पहुँचे कैसे हैं कि हमें ये भी एतमाद नहीं है। देखिए भारत में हो रहे हैं ना इलेक्शंस, वहाँ पे तो कोई इस किस्म का सेटअप नहीं है। वहाँ पे भी निगरान हुकूमत ही नहीं होती वहाँ पे इस कदर ज़्यादा आपस में इख्तलाफात, इसकी हद ही कोई नहीं है उसकी। उसके बावजूद वहाँ पे निगरान सेटअप का कोई सरवाइव नहीं है। हमने अपने आप को खुद यहाँ पर लेके आए हैं ना, इसलिए निगरान हुकूमत जो भी मर्जी बन जाए, मैं आपको लिख के देता हूँ आज, जो मर्जी लेके आ जाए, आप यहाँ पे फरिश्ता बिठा देंगे वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ये इलेक्शन जो मर्जी करा ले, इसको एक कंट्रोवर्शियल होंगे आपके, इसलिए कंट्रोवर्शियल होंगे कि हमने सारा सिस्टम इसको कंट्रोवर्शियल है ना, चाहे वो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन है, जो लोग इस सारे सिस्टम में किसी तरीके से इन्वॉल्व होंगे, सबको तो हमने कंट्रोवर्शियल कर दिया आपने पूरे। लेकिन जनरल साहब, सब तो यही कह रहे थे कि एक ही हल है तमाम मसाइल का, वो है इलेक्शंस, और आप कह रहे हैं इलेक्शंस भी कंट्रोवर्शियल होने जा रहे हैं। देखिए इलेक्शन तो बिगिनिंग होना था ना, इलेक्शन इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन, इलेक्शन सोल्यूशन का बिगिनिंग होता है सारा। उसके बाद जो हालात हैं कैसे होंगे, वो अगर आप पहले से फैसला मिल के बैठ के फैसला नहीं करेंगे ना, हमने आज तक कभी, हम बात तो करते रहे ना कि हमें मिसाक़ जमहूरियत चाहिए, मिसाक़ इकनॉमिक्स चाहिए, मिसाक़ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हम लोग कि चंद चीज़ों का अगर हम पहले फैसला करके बैठ जाएं जो अनवायबल हों। एक तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी हमने इतनी लचक दे दी है कि उसमें से बहुत कुछ हम चीज़ें निकाल के ले आते हैं। दूसरे चंद एक ऐसे मामलात हैं पाकिस्तान के जिसके बारे में किसी को, देखिए भारत की तरक्की का एक राज ये है कि मनमोहन सिंह को लेके आई कांग्रेस, बीजेपी ने उनकी पॉलिसी को साथ जारी रखा, दोबारा हुकूमत आई, वही पॉलिसी चलती रही, आज तक उनकी वो पॉलिसी चेंज नहीं हुई। नंबर 2, उनकी सियासत में लोकल लेवल पर जो मर्जी हो जाए, नेशनल लेवल पर इस कदर ज़्यादा हंगामा आराई नहीं होती उनकी जिस तरह हमारे यहाँ चल रही है, और हम जिस तरीके से एक दूसरे के पीछे डंडा लेके पड़ जाते हैं, वो उस किस्म का काम नहीं हो रहा वहाँ पे। उनके आपस में इख्तलाफात बेहिसाब हैं। वहाँ पे एक बात पे उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि उसको हिंदू रियासत बनाना है। जी। और जो राणा साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे, हम जानबूझ के उसकी बात नहीं करते। पुलवामा का जो ड्रामा रचाया गया था, इसलिए चलाया गया था। उसके बाद जो कुछ किया उन्होंने, मोदी साहब ने से बहुत गेन किया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके बैठ गए वहाँ पे। अब जो उनके अंदरूनी हालात हैं उसके तहत मुझे लगता यूँ है कि मोदी साहब को फिर कुछ इस किस्म का एक हंगामा चाहिए जिससे वो अपने आप को दोबारा एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पर सामने रखें। बिल्कुल। और जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है ख़ास तौर पर, और जो ब्राह्मण ज़ामनिज़म है, द पीपल हु कॉल द शॉट, वो मोदी साहब के पीछे हैं, और इसलिए शायद एक और हंगामा हो जाए। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो रहा है बैरिस्टर साहब, मैं जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है चेयरमैन पीटीआई की रिहाई जो है वो जल्द मुमकिन है? अपीलों का मामला भी चल रहा है तोशा खाना वाले मामले पर, आपको लगता है जल्द बाहर आ सकते हैं? देखें, उसमें बहुत सारे लूप होल्स छोड़ दिए गए हैं। जो ट्रायल कोर्ट थी उसने इतने लूप होल्स छोड़ दिए हैं, अगर आप उनको हाई कोर्ट के लेवल पे अपीलेट जुरिस्डिक्शन में उनको आप प्रॉपरली एजुकेट करें तो देयर इज नो चांस कि उनकी रिहाई जल्दी मुमकिन हो जाएगी। लेकिन वो प्रोसीजर लैप्सेस लेके आएंगे, आज 2-3 दिन लग गए वकालतनामा साइन करने में, फिर वो कल सबमिट होगी,
फिर पहले अभी उन्होंने एक डाल दी है, दूसरी डाल दी है, तो मतलब वो नोटिस होगा, लेकिन इट्स गोइंग टू बी गुड 2 to 3 वीक्स। लेकिन जो लूप होल्स छोड़े गए हैं ट्रायल कोर्ट में वो क्या है कि जनाब आपको अपने जो विटनेसेस है उनको पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, और आपने मेंटेनेबिलिटी को एक्स पार्टी डिसाइड कर ली और दूसरी पार्टी को चांस ही नहीं दिया। तो लूप होल्स तो बहुत ज्यादा हैं, इनको अगर आप प्रॉपर्ली एजुकेट करें 2 से 3 हफ्ते में पीटीआई चेयरमैन साहब बाहर आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जाने से पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपके ख्याल में चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई का मुस्तकबिल? पीटीआई एक सियासी जमात है और वो रहेगी, और मेरा ख्याल है कि अगली पार्लिमान में भी होगी। लेकिन जिस तरह के मसाइल में साबिक वज़ीर आज़म ने अपने आप को उलझाया है, मेरे ख्याल में वो अगली पार्लिमान में भी नहीं होंगे। और जिस तरह से बैरिस्टर साहब की तवक्को है कि वो जल्दी बाहर आ जाएंगे, मुझे इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। राणा साहब, यही अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आई विल एग्री विद सोलंकी साहब कि अभी इतना इमीडिएट रिलीफ मुझे पीटीआई के चेयरमैन को मिलता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि वहां पे केसेस की भरमार है। अगर एक केस में अगर उनको रिलीफ मिल भी जाता है तो देयर आर सो मेनी अदर केसेस जहां पे उन्हें हीट फेस करना पड़ेगी। ठीक है, जनरल साहब, फाइनल कमेंट। मेरे ख्याल 180 FIRs हैं, ऐसे ज़्यादा हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन कतई नज़र इसके हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान की सियासत इसी डगर पे चलती रहेगी। अगर इसी डगर पे चलती रही तो फिर मुश्किलात बढ़ेंगी पाकिस्तान के लिए। हमें ये सोचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इट्स टाइम टू हील। आने वाले दिन मज़ीद मुश्किलात लेकर आएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।